जब हमारे शरीर की कोई हड्डी टूटती है ना या अंदर से कोई चोट लगती है तो एक एक्सरे मशीन सब कुछ बिल्कुल साफ साफ ब्लैक एंड व्हाइट में दिखा देती है। हाँ बिल्कुल, कहाँ फ्रैक्चर है, कहाँ दरार है, सब दिख जाता है। एग्जैक्टली। लेकिन जरा सोच कर देखिए क्या हो जब किसी इंसान की भावनाएं या उसका पूरा का पूरा मनोवैज्ञानिक ढांचा ही अंदर से टूटा हुआ हो। यानी जो इंसान बाहर से सबसे ज्यादा मुस्कुराता हुआ, एकदम शांत और पूरी तरह से परफेक्ट दिखता है, जिसके जीवन में कोई खोट नजर ही नहीं आता, उसका मनोवैज्ञानिक एक्सरे अक्सर सबसे डरावना और जटिल होता है। और वही सबसे बड़ा धोखा भी होता है, लोग समझ ही नहीं पाते। सही कहा। इंसान के चेहरे पर जो ये मुस्कान और परफेक्शन का नकाब है ना, उसके ठीक पीछे एक पूरी की पूरी रहस्यमयी और कई बार बहुत ही डार्क दुनिया छुपी होती है। और इसी छुपी हुई दुनिया के अंधेरे को समझना, उन डीप साइकोलॉजिकल जालों को डिकोड करना ही आज की इस गहरी पड़ताल का में मकसद है। आज हम रॉबर्ट ग्रीन की मशहूर किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर के पार्ट 2 पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम नियम 6 से लेकर 10 तक के उन मेंटल पैटर्न्स को देखेंगे जहां इंसान खुद अपने ही दिमाग के बुने हुए चक्रव्यूह का शिकार बन जाता है। यानी ये चर्चा सिर्फ इस बारे में नहीं है कि लोग कैसा बिहेव करते हैं, बल्कि उस न्यूरोसाइंस को समझने के बारे में है कि आखिर वो ऐसा क्यों करते हैं। बिल्कुल। और अगर हम इस इंसानी नकाब को परत दर परत हटाना शुरू करें तो जो सबसे पहली और सबसे बुनियादी कमजोरी दिखती है वो है इंसान की सिर्फ आज और अभी को देखने की फितरत, जिसे हमारे सोर्स में द लॉ ऑफ शॉर्ट साइटेडनेस या अदूरदर्शिता का नियम कहा गया है। तो आखिर लोग अपना आगे का नुकसान जानते हुए भी तुरंत की भावनाओं में क्यों बह जाते हैं? ऐसा क्यों होता है? देखिए, इसके पीछे का जो असली कारण है वो हमारे एवोल्यूशन या विकास क्रम में छिपा है। अगर हम लाखों साल पीछे जाएं तो हमारे पूर्वजों का दिमाग इस तरह डिजाइन ही नहीं हुआ था कि उन्हें जंगल में अगले साल की या कल की चिंता करनी थी। हाँ, उनको तो बस आज जिंदा रहना था। एग्जैक्टली। अगर सामने कोई जंगली जानवर है तो शरीर को तुरंत सर्वाइवल मोड में जाना होता था। दिमाग का जो हिस्सा इमोशन और डर को कंट्रोल करता है, जिसे अमिगडाला कहते हैं, वो तुरंत हावी हो जाता था। और सच तो ये है कि आज हम भले ही जंगलों में नहीं रहते, लेकिन हमारे दिमाग की वायरिंग बिल्कुल वैसी है। वाह, मतलब आज भी अगर ऑफिस में या किसी रिश्ते में कोई तनाव आता है तो लोग आगे की स्ट्रैटेजी सोचने के बजाय सीधा अटैक कर देते हैं। हाँ, उसी पुरानी वायरिंग के असर में आकर बिना सोचे समझे रिएक्ट कर देते हैं। इसको ना एक रियल लाइफ सिचुएशन से जोड़ के देखते हैं। मान लीजिए कॉर्पोरेट दुनिया का एक मैनेजर है समीर। उसकी टीम के एक जूनियर से एक बहुत ही अहम मीटिंग में एक छोटी सी गलती हो गई और समीर ने क्या किया, उसने तुरंत बिना आगे पीछे का कुछ भी सोचे उस जूनियर को पूरी टीम और क्लाइंट्स के सामने बुरी तरह जलील कर दिया। और उस एक पल में समीर को शायद लगा होगा कि उसने अपना पावर और कंट्रोल साबित कर दिया है। बिल्कुल, लेकिन आखिर उसके दिमाग में उस वक्त चल क्या रहा था? देखिए, उस वक्त समीर के दिमाग में एक तरह का केमिकल रिएक्शन हो रहा था। उसको एक तुरंत डोपामीन रश मिला। उसकी ईगो को जो सेटिस्फैक्शन तुरंत मिली ना, वो किसी नशे जैसी थी। लेकिन अगर हम इस सिचुएशन को थोड़ा जूम आउट करें और लंबी अवधि के नतीजे देखें तो क्या हुआ? नुकसान ही नुकसान। एग्जैक्टली। उस पब्लिक इंसल्ट की वजह से उस होनहार जूनियर ने नौकरी छोड़ दी। पूरी टीम का मोरेल जमीन कर गिर गया। और सबसे बड़ी बात, अपर मैनेजमेंट की नजरों में समीर एक अनस्टेबल और कंट्रोलिंग बॉस बन गया। उस 2 मिनट के गुस्से ने उसके सालों के करियर और रेपुटेशन को मिट्टी में मिला दिया। वेट एक सेकेंड, अगर हम इसको थोड़ा और खुरे दें तो यहाँ एक नेचुरल सवाल उठता है, क्या हर बार अपनी भावनाओं को दबा लेना या कैलकुलेटिव होना सही है? अगर कोई सच में गलत कर रहा है तो उसको तुरंत टोकना, अपना गुस्सा जाहिर करना ऑथेंटिक होना भी तो कहलाता है ना। सोसाइटी भी तो कहती है कि अपने रियल इमोशंस मत छुपाओ। ये एक बहुत ही शानदार पॉइंट है, लेकिन यहीं पर सबसे ज्यादा लोग धोखा खा जाते हैं। ऑथेंटिक होने और अपनी भावनाओं की कठपुतली बन जाने में बहुत बड़ा अंतर है। ऑथेंटिक होने का मतलब ये नहीं है कि कोई अपने हर इम्पल्स या आवेग का गुलाम बन जाए। तो इसका साइकोलॉजिकल सॉल्यूशन क्या है? इसका सबसे इफेक्टिव तरीका है अपना टाइम होराइजन बढ़ाना। जब भी कोई तेज इमोशन हावी हो रहा हो तो बस कुछ पल के लिए रुककर दिमाग के उस लॉजिकल हिस्से को एक्टिव करना चाहिए, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को।
खुद से एक आसान सा सवाल पूछना है कि मेरे इस एक कदम या इस एक शब्द का आज से 5 महीने या 5 साल बाद क्या असर होगा। जो इस टाइम गैप को देख पाता है वही लीड करता है। बिल्कुल, जो आज की जीत या दर्द के पार देख सकता है, असल जिंदगी में लीडरशिप वही करता है। तो अगर हम समीर के उस आक्रामक व्यवहार की जड़ में थोड़ा और डीप जाएं, तो एक और साइकोलॉजिकल पजल आती है। समीर ने अचानक इतना डिफेंसिव रवैया क्यों अपनाया? एक छोटी सी गलती पर इतना बड़ा बवाल क्यों? और ये चीज हमें हमारे अगले पॉइंट पर ले जाती है, द लॉ ऑफ डिफेंसिवनेस। बात जब अपनी खुद की इमेज बचाने की आती है ना, तो इंसान पूरी तरह अंधा हो जाता है। हाँ, इसको आप एक साइकोलॉजिकल इम्यून सिस्टम की तरह देख सकते हैं। हर इंसान अपने सबकॉन्शियस माइंड में अपनी एक बहुत ही सेफ और महान इमेज लेकर चलता है कि वो समझदार है या वो हमेशा सही फैसले लेता है। और जब कोई दूसरा उस इमेज पर थोड़ा सा भी डाउट करता है, तो दिमाग उसको एक विचारों की बहस नहीं मानता, दिमाग उसको एक फिजिकल खतरे की तरह प्रोसेस करता है और ईगो तुरंत एक बहुत ही मजबूत डिफेंसिव दीवार खड़ी कर लेता है, क्योंकि उस बनी बनाई इमेज का टूटना मेंटल लेवल पर बहुत दर्दनाक होता है। ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे किसी बंद दरवाजे को जबरदस्ती धक्के मारकर तोड़ने की कोशिश करना, बजाय इसके कि उसकी सही चाबी खोजी जाए। जब कोई किसी को डायरेक्टली कहता है कि तुमने ये काम गलत किया है, तो वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और इसका नतीजा क्या होता है? सामने वाला तुरंत डिफेंसिव हो जाता है, उसके कान बंद हो जाते हैं और वो कुछ भी नया सुनने से पूरी तरह इनकार कर देता है। जो समीर के केस में हुआ, वो कभी किसी से फीडबैक लेता ही नहीं था। एग्जैक्टली, समीर की सबसे बड़ी हार यही थी। अगर कोई उसको प्यार से भी बोलता कि टीम हैंडल करने का उसका तरीका ठीक नहीं है, तो वो उसको अपनी काबिलियत पर डायरेक्ट हमला मानता था। ऐसे में जो लोग इस साइकोलॉजी को समझते हैं, वो इनडायरेक्ट अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे काम करता है? किसी के ईगो पर कभी सीधा अटैक नहीं करना चाहिए। पहले उनकी बातों को, उनके नजरिए को पूरी तरह वैलिडेट करें और फिर अपनी बात को एक ऑर्डर की तरह नहीं, बल्कि एक सवाल की तरह रखें। जैसे कि क्या हम इस काम को इस दूसरे तरीके से करके देख सकते हैं? क्या उससे रिजल्ट बेहतर होंगे? इससे उनका ईगो थ्रेटन नहीं होता। बिल्कुल, इस तरीके से सामने वाले का ईगो सेफ फील करता है और वो अपना नकाब थोड़ा नीचे कर लेता है। वैसे ये तरीका सिर्फ दूसरों को समझाने के लिए नहीं है। अगर देखा जाए तो ये सबसे ज्यादा खुद की इंटरनल ग्रोथ पर लागू होता है। जब भी कोई क्रिटिसिज्म मिलती है, तो तुरंत डिफेंसिव होने की जगह अगर बस कुछ सेकंड्स के लिए उस डिस्कम्फर्ट को फील किया जाए और खुद से एक कड़वा सवाल पूछा जाए कि क्या इस आलोचना में 1% भी सच्चाई है, तो ये एक छोटा सा सवाल इंसान को बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल आजादी दे सकता है। बहुत खूब। और जब हम खुद के अंदर झांकने की बात करते हैं ना, तो हम साइकोलॉजी के सबसे अंधेरे और अनकंफर्टेबल हिस्से में एंटर करते हैं, द लॉ ऑफ सेल्फ सैबोटाज, खुद को बर्बाद करने का नियम। ये बहुत ही डार्क कॉन्सेप्ट है। हाँ, क्योंकि बाहर के दुश्मनों से तो इंसान स्ट्रैटेजी बनाकर लड़ लेता है, लेकिन तब क्या हो जब इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन खुद उसके अपने ही दिमाग में बैठा हो। लोग अनजाने में अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। ये सच में काफी डरावना विचार है, लेकिन लोग ऐसा क्यों करेंगे? कोई जानबूझकर अपनी सक्सेस को क्यों रोकेगा? साइकोलॉजी में इसको वर्ल्ड व्यू कहते हैं। बचपन से लेकर अब तक के एक्सपीरियंसेस, अपने आसपास के माहौल से हर इंसान ने अपने अंदर ये तय कर लिया होता है कि वो किस चीज के लायक है और किस चीज के लायक नहीं है। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि लोग अनकॉन्शियसली अपने उसी नेगेटिव वर्ल्ड व्यू को बार बार सच साबित करने में लग जाते हैं। हमारा दिमाग ना एक होमियोस्टेसिस यानी संतुलन चाहता है। बिल्कुल, जो चीज जानी पहचानी है, दिमाग उसी की तरफ भागता है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई इंसान एक बहुत ही आरामदायक जेल में रहना पसंद करे, बजाय इसके कि वो आजाद होकर बाहर की अनजान दुनिया का सामना करे। क्योंकि जेल की दीवारें चाहे जितनी भी बुरी हों, कम से कम जानी पहचानी तो हैं। एकदम सही एनालॉजी है ये। मान लीजिए एक बहुत ही टैलेंटेड राइटर है, बरसों की मेहनत के बाद उसे एक बहुत बड़ा पब्लिशर मिलने वाला है। सक्सेस बस उसके सामने खड़ी है, लेकिन ठीक मीटिंग से पहले वो राइटर किसी छोटी सी बात पर उस पब्लिशर से बुरी तरह लड़ पड़ता है और पूरी डील कैंसिल हो जाती है। बाहर से देखने वाले क्या कहेंगे? यही ना कि यार इसकी तो किस्मत ही खराब थी। लेकिन साइकोलॉजिकल लेवल पर उस डील का कैंसिल होना कोई कोइंसिडेंस नहीं था। उस राइटर के सबकॉन्शियस माइंड में ये बात डीपली बैठी हुई थी कि वो कभी सक्सेसफुल नहीं बन सकता।
उसका वर्ल्ड व्यू ही फेलियर का था। तो जब वो सक्सेस के करीब पहुंचा, उसके नर्वस सिस्टम ने सक्सेस को ही एक थ्रेट मान लिया। हाँ, इंसान का दिमाग हर अनजान चीज से भयानक रूप से डरता है। एक फेमिलियर फेलियर या जानी पहचानी गरीबी किसी अनजान सक्सेस से बहुत ज्यादा सेफ फील होती है। ये रियलाइज करना बहुत माइंड बेंडिंग है कि सक्सेस कोई मंजिल नहीं बल्कि दिमाग के लिए एक खतरा बन जाती है। और शायद यही वजह है कि लोग किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू के दिन जानबूझकर अलार्म स्नूज कर देते हैं। या फिर किसी बड़ी एग्जाम से एक रात पहले जब सबसे ज्यादा फोकस चाहिए तो घंटों फोन पर रील्स देखकर टाइम बर्बाद करते हैं, ताकि बाद में खुद को जस्टिफाई कर सकें कि देखा, मैं तो पहले जानता था कि मैं इस काबिल नहीं हूं। वो बेसिकली अपने उसी नेगेटिव बिलीफ को सच साबित कर रहे होते हैं। और यही सेल्फ सैबोटाज का सबसे खतरनाक रूप है। इस चक्रव्यूह से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, अपने कोर बिलीफ्स को पहचानना। इंसान को शांति से बैठकर ये लिखना और समझना होगा कि वो असल में खुद को किस काबिल समझता है। जब तक वो नेगेटिव बिलीफ सबकॉन्शियस के अंधेरे में रहेंगे, वो एक इनविजिबल रिमोट कंट्रोल की तरह इंसान के फैसले कंट्रोल करते रहेंगे। एकदम सही। लेकिन अब यहां एक और डीपर सवाल आता है। अगर इंसान अनजाने में अपने आप को बर्बाद कर रहा है, तो ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव थॉट्स आते कहां से हैं? ये गहरी इनसिक्योरिटी, ये कड़वाहट कहां से जन्म लेती है? ये हमें बुक के अगले हिस्से की तरफ ले जाता है, द लॉ ऑफ रिप्रेशन। और इसका जवाब मशहूर साइकोलॉजिस्ट कार्ल युंग के शैडो सेल्फ या परछाई के कॉन्सेप्ट में बहुत ब्रिलियंटली मिलता है। देखिए, जब एक बच्चा छोटा होता है तो वो पूरी तरह आजाद होता है, उसके इमोशंस रॉ होते हैं। लेकिन फिर सोसाइटी आती है, पेरेंट्स और स्कूल सिखाते हैं कि गुस्सा करना बुरा है, जिद करना गलत है, किसी से जलन महसूस करना तो पाप है। राइट। तो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल बनने के लिए इंसान इन बुरी भावनाओं को फील करना बंद नहीं करता, वो बस उन्हें दिमाग के एक डीप डार्क बेसमेंट में धकेल देता है और यही दबा हुआ हिस्सा उसका शैडो सेल्फ बन जाता है। और जैसा कि साइंस कहता है, एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो बस अपना फॉर्म चेंज करती है। तो जो इमोशंस दबा दिए गए वो खत्म थोड़ी हुए, वो अपना रूप बदलकर एक टॉक्सिक तरीके से बाहर आते हैं। मतलब जिस इंसान का जिक्र हमने शुरू में किया था, जो बाहर से बहुत शांत है, कभी गुस्सा नहीं करता, उसका ये परफेक्शन असल में एक बहुत बड़ी रेड फ्लैग हो सकती है। एब्सोल्युटली। वो परफेक्शन सिर्फ एक मास्क है, क्योंकि वो दबा हुआ गुस्सा पैसिव अग्रेशन के रूप में बाहर आता है। ऐसा इंसान कभी आपके मुंह पर आके लड़ाई नहीं करेगा। वो क्या करेगा फिर? मान लीजिए दो बहुत क्लोज दोस्त हैं, एक को किसी अर्जेंट काम में दूसरे की मदद चाहिए, तो वो परफेक्टली शांत दिखने वाला दोस्त ठीक आखिरी मौके पर मदद करना भूल जाएगा। या फिर वो पब्लिकली आपकी तारीफ करेगा, लेकिन उस तारीफ में एक ऐसा जहरीला ताना छुपा होगा जो सीधा आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पर वार करेगा। समीर के केस में भी यही था। वो सीधा गुस्सा नहीं करता था, लेकिन जब कोई जूनियर आगे बढ़ता तो वो उसके रिपोर्ट में अचानक से टेक्निकल एरर निकाल देता। ओह वाओ, ये तो किसी डायरेक्ट अटैक से भी ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि अगर कोई डायरेक्ट गुस्सा करता है तो आप उससे लड़ सकते हो, लेकिन पैसिव एग्रेशन इंसान को एक मेंटल कंफ्यूजन में डाल देता है कि क्या वाकई मुझ पर कोई अटैक हुआ या मैं ओवरथिंक कर रहा हूँ। एग्जैक्टली। उस कंफ्यूजन को झेलना और भी एग्जॉस्टिंग होता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? हम अपने शैडो सेल्फ को हैंडल कैसे करें? सबसे पहले तो इंसान को अपने दबे हुए इमोशंस को एक्सेप्ट करना सीखना होगा। उस गुस्से को, उस शैडो को किसी सेफ जगह पर एक्सप्रेस करना चाहिए, जहाँ कोई जज ना करे, चाहे वो आर्ट के थ्रू हो, जर्नलिंग से हो या किसी थेरेपिस्ट के साथ। और दूसरा, लोगों के परफेक्शन के पीछे छिपे उनके असली टॉक्सिक बिहेवियर को टाइम रहते पहचानना सीखना होगा, ताकि आप उनके पैसिव अग्रेशन का शिकार न बने। और इस अंधेरे तहखाने में जब हम और डीपली झांकते हैं तो एक ऐसी फीलिंग सामने आती है जिसे इंसान सबसे ज्यादा दबाता है। एक ऐसी फीलिंग जिसे एक्सेप्ट करना कोई इंसान दुनिया में पसंद नहीं करता। यह है आज की चर्चा का आखिरी हिस्सा, द लॉ ऑफ एनवी, ईर्ष्या का नियम। ईर्ष्या यानी जेलसी ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे आम लेकिन सबसे ज्यादा हाइड की जाने वाली फीलिंग है। सोसाइटी ने इसको इतना बड़ा कलंक बना दिया है कि कोई अपने सबसे बेस्ट फ्रेंड या भाई बहन के सामने भी ये नहीं मान सकता कि उससे उनसे जलन हो रही है। न्यूरोसाइंस तो यहां तक कहता है कि एनवी दिमाग के उसी पार्ट को एक्टिव करती है जो फिजिकल पेन फील करता है। किसी और की सक्सेस देखना दिमाग के लिए फिजिकली दर्दनाक होता है।
और उसी दर्द और शर्मिंदगी को छुपाने के लिए इंसान अलग अलग नकाब पहनता है, जैसे दूसरों की सक्सेस को किस्मत कह देना। हाँ, जैसे बोलना अरे उसको तो प्रमोशन मिलना ही था, वो तो बॉस का चमचा है। या फिर समीर का वो एग्जाम्पल याद कीजिए। समीर ने अपने जूनियर के प्रोजेक्ट की तारीफ की, लेकिन ठीक अगले सेकंड बोल दिया वैसे आइडिया तो असल में मेरा ही था। ये ईर्ष्या ही थी, बस मास्क पहने हुए। बिल्कुल, लेकिन इस पूरी डिस्कशन का सबसे पावरफुल साइकोलॉजिकल ट्विस्ट अब आता है। हम ईर्ष्या को एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्पस की तरह यूज कर सकते हैं। वेट, ईर्ष्या को एक टूल की तरह? वो कैसे? देखिए, आपको जिस भी इंसान से या जिस चीज से सबसे ज्यादा जलन हो रही है, असल में वही वो चीज है जो आप जिंदगी में सबसे ज्यादा चाहते हैं। वो आपकी दबी हुई चाहत का आईना है। अगर किसी दोस्त की नई कार या नए घर से जलन हो रही है, तो वो एनवी आपको बता रही है कि डीप डाउन आपको भी वैसी ही स्टेबिलिटी चाहिए। ये नजरिया वाकई कमाल का है। ईर्ष्या से भागने या खुद को एक बुरा इंसान मानने के बजाय हम उसे अपनी असली मंजिल पहचानने का एक रास्ता बना सकते हैं। और हाँ, जो लोग दूसरों की इस एनवी का शिकार नहीं बनना चाहते, उनके लिए एक सबसे प्रैक्टिकल एडवाइस यही है कि अपनी सक्सेस का ढिंढोरा मत पीटो। हाँ, ग्रो क्वाइटली। एग्जैक्टली। सोसाइटी में जेलस लोग हर जगह हैं। अगर आप बहुत ज्यादा दिखावा करेंगे तो आप अनजाने में उनके दिमाग का वो फिजिकल पेन बढ़ा रहे हैं, और वही पेन फिर आपके लिए खतरा बन जाएगा। चुपचाप आगे बढ़िए और अपना काम करते रहिए। तो अगर हम आज के इस पूरी चर्चा को एक साथ जोड़ें, तो पिक्चर एकदम साफ हो जाती है। इंसान सच में आज़ाद नहीं है। वो अपनी ही मेंटल पैटर्न्स, अपनी इनसिक्योरिटीज और अपने मास्क का कैदी बनकर रह गया है। जब तक ये नकाब समझ नहीं आते, तब तक हमारे फैसले, हमारे रिश्ते, सब कुछ इन इनविजिबल ताकतों के कंट्रोल में रहते हैं। बिल्कुल, और अवेयरनेस यानी जागरूकता ही इस साइकोलॉजिकल जेल से बाहर आने का पहला कदम है। आज हमने जो डेप्थ देखी है वो कोई आम ज्ञान नहीं है। इन लॉस को समझकर इम्प्लीमेंट करना किसी भी इंसान को उस 90% आबादी से आगे खड़ा कर देता है जो कभी अपने खुद के मास्क के पीछे देखने की हिम्मत ही नहीं कर पाते। और जो भी लोग हमारे पावर बुक हब चैनल पर इस सफर का हिस्सा हैं, उनके लिए ये बस एक वीडियो नहीं, बल्कि ह्यूमन माइंड को डिकोड करने की एक प्रीमियम टूल किट है। ऐसी डीप साइकोलॉजी और कहाँ मिलती है, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि इन 5 नियमों में से अदूरदर्शिता, डिफेंसिवनेस, सेल्फ सैबोटाज, रिप्रेशन या एनवी आपकी लाइफ या आपके आसपास के लोगों से कौन सा लॉ सबसे ज्यादा मैच करता है। और सुनने वालों के लिए एक और बात, ये तो बस एक छोटी सी झलक थी। इस किताब का पार्ट 3 इससे भी ज्यादा शॉकिंग और रहस्यमयी होने वाला है। वहां हम लॉ 11 से 14 तक जाएंगे, जहां जेंडर साइकोलॉजी, जनरेशन से चले आ रहे डीप पैटर्न्स और सबसे डरावनी चीज डेथ अवेयरनेस के बारे में बात होगी। वो सेशन एक अलग ही डार्क लेवल पर जाने वाला है। मैं उसके लिए वाकई बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं भी। तो चलिए इस एपिसोड को एक आखिरी और बहुत ही गहरे विचार के साथ खत्म करते हैं। हमने दूसरों के और खुद के नकाब पहचानने की बात की। हम सब सच की तलाश में हैं, है ना? लेकिन जरा सोच कर देखिए, अगर किसी दिन सच में कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि दुनिया के सारे इंसान एक साथ अपना अपना नकाब हमेशा के लिए उतार दें, अगर सबका शैडो सेल्फ और दबी हुई ईर्ष्या सबके सामने आ जाए, तो क्या ये सोसाइटी सच में एक बेहतर जगह बनेगी? या फिर इन झूठे नकाबों के बिना हमारी ये पूरी की पूरी इंसानी सभ्यता एक दिन भी टिक नहीं पाएगी और पूरी तरह से बिखर जाएगी? इस पर बहुत अकेले में और डीपली विचार कीजिएगा। तब तक बस ऑब्जर्व करें, रिएक्ट ना करें।